तो आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजार के पूरे अपडेट के साथ। आज बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी में 1.5% से ज्यादा की तेजी रही। सेंसेक्स 1397 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी करीब एक महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 378 पॉइंट चढ़कर 23,739 पर बंद हुआ और साथ ही निफ्टी बैंक इंडेक्स भी करीब 2% उछला। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली। तो मार्केट का पूरा हाल अब जानते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आज बाजार के लिए मुनाफे का मंगलवार रहा। सबसे ज्यादा तेजी किन सेक्टर्स में रही और कहां सुस्ती दिखाई दी? तो डेफिनेटली बाजार में बुल्स हमें जोरों शोरों से वापस आते हुए दिखाई दिए हैं। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर की। श्रीराम फाइनेंस में करीबन 6% का इजाफा आज हमें देखने को मिला। लार्सन एंड टूब्रो में भी 5%, बीएल करीब 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है और इंडसइंड बैंक में भी आज अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो ट्रेंड, आईटीसी होटल्स, ब्रिटानिया और हीरो मोटोकॉर्प में आज हमें थोड़ा सा डेफिनेटली प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि एफएमसीजी की बात करें तो वो पूरा का पूरा सेक्टर ही आज थोड़ा सा दबाव में था। मिड कैप में कल्याण ज्वेलर्स, एनएलसी इंडिया नंबर्स यहां पे आए हैं। सुंदरम फाइनेंस और कमिंस इसके भी नंबर आने वाले हैं। उसके चलते यहां पे एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो टाटा केमिकल्स में एक दबाव देखने को मिला है। आदित्य बिरला कैपिटल, फीनिक्स मिल और आरवीएनएल में भी प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो बजट से अर्बन और रूरल कंजम्पशन को बूस्ट संभव हो सकता है, ये कहना है अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में आलोक अग्रवाल ने यह भी कहा कि पिछले 4 साल के मुकाबले कैपेक्स ग्रोथ इस साल थोड़ी कम है। अगर थोड़ी हिस्ट्री में जाएं, FY 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 तक 4 साल कैपेक्स की ग्रोथ लगभग 7.5% पर एनम थी। लेकिन FY 20 से 24 ये ग्रोथ 30% हो गई थी। तो इतनी फास्ट ग्रोथ जब थी कैपेक्स में, उसके वजह से लग रहा था सब कुछ कि सिर्फ कैपेक्स ड्रिवन ग्रोथ आ रही है। लेकिन पिछले 2 सालों में FY 24 से FY 26 की फिगर देखें तो कैपेक्स की ग्रोथ 8.5% है। अब देखा जाए तो हायर बेस पे 8.5% कम नहीं होता। कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो 4.3% काफी सालों का हाई है। तो ऐसा नहीं है फोकस हट गया है, लेकिन इतने लंबे पीरियड 4 साल के लंबे ग्रोथ के बाद में काफी ऑर्डर बुक्स बढ़ने के बाद में इस वक्त जरूरी था कि एटलीस्ट 1 या 2 साल थोड़े कंजम्पशन पे भी ध्यान दिया जाए, डिमांड पे भी ध्यान दिया जाए। वो गवर्नमेंट ने किया है। उन्होंने काफी हद तक अपने जितने भी इंटरव्यूज थे, जितने भी उन्होंने कहा है, कैपेक्स से ध्यान नहीं हटा है। बट ये 2 साल ग्रोथ पिछले 4 सालों के मुकाबले थोड़ी कम दिख रही है। बजट को बाजार कैसे देख रहा है और क्या बजट के बाद बाजार के सेंटीमेंट सुधरेंगे, इसी को समझने के लिए हमने ब्रोकर्स के बीच मेगा पोल किया। पहले पार्ट में हमने देखा कि बाजार का बजट के बाद मूड कैसा है और अब आपको बताते हैं कि बाजार में मौके कहां हैं और कौन सी थीम चल रही है। जानते हैं आशीष जी से। तो आशीष जी बताएं, ब्रोकर्स के साथ जो आपकी बातचीत हुई है, क्या कहना है उनका और कहां वो सबसे ज्यादा मौके देख रहे हैं? बिल्कुल, बजट के बाद आई एम श्योर सबके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। बजट लगा कैसा है, कैसा, किस तरह से अब इक्विटीज का रुझान होगा। तो जो आम सबके जहन में सवाल थे, उन्हीं को लेकर सीएनबीसी आवाज ने देश के तमाम जाने माने ब्रोकर्स, मार्केट वेटरन्स के बीच में एक पोल कराया ताकि आइडिया लगे किस तरह का मूड माहौल अब बन रहा है। पहला सवाल तो बट ऑब्वियस था, बजट पे पोल था, तो बजट लगा कैसा? किसी को खराब नहीं लगा। इनफैक्ट 70% पोल रिस्पोंडेंट्स को इस बार का यूनियन बजट अच्छा लगा। अगला सवाल था, क्योंकि इस बजट की थीम की हाईलाइट थी जो शिफ्ट हो रहा है कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ की तरफ। तो क्या आप लोग ऐड कर रहे हो या फिर अपना वेट इंक्रीज कर रहे हो कंजम्पशन स्टॉक्स पे? ओवरवेलमिंग 85% पोल रिस्पोंडेंट्स कह रहे हैं हम कंजम्पशन स्टॉक्स पे अब ओवरवेट हैं या फिर और ऐड ऑन कर रहे हैं वेट्स। अगला सवाल, सबको एक कंसर्न था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और केपेक्स ग्रोथ शायद इस बार की बिलो एक्सपेक्टेशन है, डिसअपॉइंटिंग है। इन लोग से ये पूछा था क्या इस कैंप को बिलोंग करते हैं जिनको इस बार का केपेक्स नंबर खराब लगा? सरप्राइज होगा आपको, 2/3 पोल पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं नहीं, जो केपेक्स के लिए एलोकेशन हुआ है उन्हें बुरा नहीं लगा है। एक सवाल, क्योंकि बजट के बाद से आपने देखा कैपिटल गुड स्टॉक्स लगातार पिट रहे थे,
उनसे पूछने की कोशिश थी कि जो केपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, क्या आप अपने वेट्स रिड्यूस कर रहे हो? 77% यानी कि 3/4 से ज्यादा पोल पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं हम अपने वेट्स इस सेक्टर पर रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। वो जस के तस बुलिश हैं स्पेस को लेकर। बजट के साथ साथ एक सरदर्द आया था ट्रम्प साहब की टैरिफ। हालांकि किस तरह का एक्चुअल इंपैक्ट होगा अभी तो बहुत जल्दी है कहना। फिर भी क्योंकि देश के जाने माने ब्रोकर्स थे, इनसे जानने की कोशिश थी उनका क्या मानना है, क्या ये इंडियन इकोनॉमी के लिए निगेटिव होने वाला है, न्यूट्रल या पॉजिटिव। 62% कह रहे हैं न्यूट्रल, इनफैक्ट 15% तो ये भी कह रहे हैं हो सकता है पॉजिटिव। अगर हमारे सिर्फ पीयर्स पे लगा, हम पे नहीं लगा, तो नेट नेट इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर होगी। और उसके बाद उनका अब स्टैंस क्या है बाजार पे, क्या वो बुलिश है, न्यूट्रल है या बियरिश है? सिर्फ 6% बियरिश हैं, 94% न्यूट्रल से लेकर बुलिश होते हुए अब भारतीय बाजारों पे 47% कह लीजिए 50% लोग बुलिश हैं इंडियन इक्विटीज को लेकर। तो अगला सवाल था फिर किस तरह के रिटर्न्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कैलेंडर ईयर में। बड़ा तबका तो खैर 43% कह रहा है केवल 5% के आसपास के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करिए, तो वो डिसअपॉइंटिंग था। पर उसके आगे बढ़िए तो 50% से ज्यादा 10% या उससे ज्यादा के रिटर्न्स इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट 21%, 15% प्लस के रिटर्न्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। अगला सवाल, उनका कंफर्ट जोन अब कौन सा है? लार्ज कैप्स, मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स? हम सब के लिए सीख है, कोई बाजार का दिग्गज, कोई बाजार का वेटरन स्मॉल कैप्स पे दाव नहीं लगा रहा है। 71% लार्ज कैप्स पे तवज्जो देंगे इस साल। उनका मानना है ये पॉकेट आउट परफॉर्म करेगी। सिलेक्टिव मिड कैप्स पे 29% दाव लगा रहे हैं। फिर अगला सवाल था कि इस साल टॉप 3 थीम्स, टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं जो सबसे अच्छे रिटर्न्स देंगे। इन ऑर्डर, सबसे ज्यादा बैंक्स और फाइनेंशियल्स पे एक्सपर्ट बुलिश हो रहे हैं। बजट के बाद दिख भी रहा है खैर स्क्रीन पे, और लॉजिक भी कहता है शायद इसीलिए एफएमसीजी दूसरे पायदान पे और साथ साथ कंजम्पशन का ही बोलबाला है। ऑटोज तीसरे पायदान पे आपको नजर आएंगे। तीसरा स्टॉक था, अगला सवाल था कि निफ्टी 50 के यूनिवर्स में वो 50 स्टॉक्स में अगर किसी पे दाव लगाना है इस साल तो वो कौन सा स्टॉक होगा? 3 मांगे थे, 6 आपकी स्क्रीन पर हैं, क्योंकि इनमें से कई सारों में डिफरेंशियल्स बहुत मिनिस्क्यूल थे तो उन्हें हटाना गलत लगा मुझे। पहले पायदान में ज्यादातर रिस्पोंडेंट्स बजाज फाइनेंस और आईटीसी पे दाव लगाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद भारतीय एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट सिमिलर रिप्लाईज इन दोनों स्टॉक्स के लिए आए थे, इसलिए साथ में रख दिया मैंने। और इवन मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये एक्सपर्ट्स के प्रिफर्ड पिक्स हैं इस साल के। और फाइनली एक लास्ट सवाल था, टैक्स रिफॉर्म्स के चलते सबकी जेब में अच्छा खासा पैसा, धनराशि आ रही है, तो आप लोग करना क्या चाहेंगे उस पैसे का? मैंने 3 विकल्प छोड़े थे सबके लिए। आप एसआईपीज में ऐड ऑन करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे को, कंजम्पशन पे खर्च करते हुए नजर आएंगे, या अपनी बेटर हाफ को थमा देंगे वो एडिशनल पैसा। 64% कह रहे हैं हम एसआईपीज में और ऐड ऑन करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, 14% कह रहे हैं हम और खर्च करेंगे, और 22% सेफ रहना चाहते हैं, अपने बेटर हाफ को पैसा दे दिया जाएगा। जी शुक्रिया आशीष जी बताने के लिए कि ओवरऑल ब्रोकर्स बजट के बाद किस तरह से बाजार को देख रहे हैं। हम आपको बता दें ब्रोकर्स से हमने रुपए की गिरावट और सोने चांदी को लेकर भी कुछ सवाल पूछे थे, क्या कुछ निकल कर आया है उनसे बातचीत में जानते हैं यतिन मोता से। तो यतिन बताएं, रुपए में आ रही गिरावट और सोने चांदी को लेकर भी ब्रोकर से आपने बातचीत की है, क्या कहना है उनका? कमोडिटीज़ और करेंसी की बात करें, जो पोल सीएनबीसी आवाज़ का है उसमें सबसे पहले डॉलर की बात करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बहुचर्चित चीज़ है। डॉलर इंडेक्स और यूएसडी आईएनआर के इक्वेशंस की हम लोग बात करते हैं तो ज़्यादातर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको लगता है कि इस साल 88-90 के बीच में आपको यूएस डॉलर आपको ट्रेड करता हुआ नज़र पड़ सकता है रुपए के सामने। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी डॉलर मजबूत हो सकता है, 88-90 के आसपास आपको स्पॉट लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 33% रिस्पोंडेंट्स ये भी मान रहे हैं कि शायद 90 के पार भी चला जाए यूएस डॉलर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सोने चांदी पे आते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट जो अनसर्टनिटी है इसमें गोल्ड पे कितना एलोकेशन करेंगे, गोल्ड में कितनी अपसाइड लगती है, ये भी सवाल हमने रिस्पोंडेंट्स को पूछे। तो ज़्यादा करके लोगों का ये मानना है कि गोल्ड में निवेश ज़रूर करेंगे। लगभग 83% रिस्पोंडेंट्स का मानना ये है कि आपके पोर्टफोलियो में ये अनसर्टन टाइम में थोड़ा बहुत गोल्ड का एलोकेशन होना चाहिए।
और 83% ये बिलीव करते हैं कि गोल्ड में एलोकेशन ज़रूर रहना चाहिए। इसके अलावा गोल्ड के दाम पे भी हमने पूछा कि क्या आपको लगता है, क्योंकि 82,000 83,000 तो स्पॉट आप कहीं कोई ज्वेलर के पास चले जाएं तो उतने दाम में तो आपको सोना मिल रहा है रिटेल में, तो क्या आपका वहाँ आउटलुक है? तो ज़्यादा करके लोगों को लगता है कि 85,000 टू 90,000 के आसपास गोल्ड का लेवल देखने को मिल सकता है अगले 6-12 महीनों में। इनफैक्ट लगभग 83% रिस्पोंडेंट्स को लगता है कि 85,000 से लेकर 90,000 के आसपास यहाँ आपको गोल्ड का लेवल देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली 1 लाख का ऑप्शन भी हमने दिया था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उस साइड पे कि 1 लाख क्या सोना हो जाएगा। अगर हम बात करें चांदी, तो चांदी में किस तरीके के रिटर्न्स हो सकते हैं, क्या सोना चांदी को आउट परफॉर्म करेगा? तो लोगों को लगता है हाँ, अनसर्टन टाइम है तो गोल्ड आउट परफॉर्म कर सकता है सिल्वर को, लेकिन सिल्वर का प्राइस जो है अभी 93,000 है, वहाँ कितने लोगों को लगता है उसके पार चला जाएगा? 1 लाख 1.25 लाख तक का लेवल हमने सुझाया था लोगों को कि क्या इतना बड़ा मोमेंटम सिल्वर में बन सकता है। तो लगभग 20% से ज़्यादा रिटर्न आपको सिल्वर में भी देखने को मिल सकता है, ऐसा हमारे मेजॉरिटी रिस्पोंडेंट्स ने कहा है। तो जहां तक कि कमोडिटी का पिक्चर है, करेंसी का पिक्चर है, लोगों को लगता है यहां से थोड़े बहुत बेटर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ये जिक्र किया था कि नया इनकम टैक्स बिल जल्द ही संसद में रखा जाएगा और इसके बाद आयकर से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो नया इनकम टैक्स बिल में क्या कुछ खास होगा, इस पर सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, जहां अभी जो प्रेजेंट एक्ट है वो 1961 का है, आज हम 2025 में हैं, करीब 64 साल पुराना एक्ट है ये, और उसमें समय समय पर अमेंडमेंट्स हुए, बदलाव लाए गए, जैसे से इकॉनमी चेंज हुई, जैसे बिजनेस पैटर्न्स चेंज हुए, उस हिसाब से एक्ट में भी चेंज लेकर आए। बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट जो है एक डायनेमिक एक्ट है, तो इसलिए हर साल उसमें बदलाव लाए जाते हैं और उसमें उसी हिसाब से भाषा को ऐड कर दिया जाता है, कुछ सेंटेंसेस, कुछ सेक्शंस को ऐड कर दिया जाता है। तो 64 साल जो पुराना एक्ट है उसको अब समय है कि उसको एक नए एक्ट में परिवर्तित करें और सरल भाषा में जो उसको टैक्स पेयर्स को अवेलेबल कराएं, जिससे कि उनके लिए सहूलियत हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कंटेक्स्ट में भी वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि एक कंसिस्टेंसी रहे और कंसाइज रहे वो एक्ट। जो पुराने प्रोविजंस हैं जो कि अब रिडंडेंट हो गए हैं, उनको हटाया गया है, इसमें भाषा को सरल किया गया है और उसका प्रेजेंटेशन एक्ट में इस तरह का किया है जिससे कि जो प्रोविजंस हैं वो आसानी से समझ में आ सकें। बिल्कुल, ये नए जमाने का बिल होगा, आपने कहा जिस तरह से, तो नए जमाने की जो बहुत सारी चीजें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल इकोनॉमी है, इन सब को लेकर कितना इसमें समावेश किया गया है, कितने इसको लेकर रेडी है ये नया बिल सर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट जो है डायनेमिक एक्ट है, तो 2014 के बाद तो बहुत ज़्यादा इसमें जो टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन काफ़ी एक्ट हो गया है। आज के समय में हम देखें तो जितना AIS हुआ या 26AS हुआ, जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, ये सब चीजें इसके अंदर ऑलरेडी हैं। जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उसके अंदर ऑलरेडी इसको समावेशित किया हुआ है। इसी तरह से जो हमारी रिपोर्टिंग एजेंसीज हैं, वो जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ साझा करती हैं, वो सब भी डेटा ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस है, तो वो उसको यहाँ पर भी अडेप्ट किया गया है। सरकार में का तो यही मंशा है और उनका जो है यही विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब नए सरल रिजीम में आएंगे, और खासतौर से जब अब इस साल टैक्स स्लैब्स को भी नए स्कीम में रखा गया है, तो मेरा विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कितना आ सकते हैं सर? नए टैक्स रिजीम में कितने आ सकते हैं? 74-75% है, बट जो नए टैक्स स्लैब्स के हिसाब से मुझे लगता है करीब 95-97%। सरकार बजट के आंकड़े गिना रही है तो कुंभ में मारे गए लोगों का सही आंकड़ा भी बताना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों का शव लेकर घर गए।
सरकार बताए कि असल में कितने लोगों की मौत हुई है, घायलों के इलाज और महाकुंभ के लिए किए गए इंतजाम का ब्यौरा भी दे। उन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ में डिजास्टर मैनेजमेंट और खोया पाया की जिम्मेदारी सेना को देनी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि जो लोग सच छिपाने के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए और साथ ही ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार बताए कि वहां कुछ गलत नहीं हुआ तो फिर सच को छिपाया क्यों जा रहा है। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो, जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल के लिए राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। आज बीजेपी के आदिवासी सांसदों के एक ग्रुप ने राज्यसभा के चेयरमैन से मुलाकात कर कार्रवाई करने की मांग की है। यह नोटिस राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सोनिया, राहुल और प्रियंका की बातचीत से संबंधित है। साथ ही कल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने चीन को लेकर जो बातें कही थी उस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताई है। रिजिजू ने कहा कि कल राहुल गांधी ने चीन का इतनी बार नाम लिया जितना चीन के प्रवक्ता भी नहीं लेते हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि 1959 और 1962 में चीन ने भारत की जमीन हड़प ली और उस वक्त उनके नाना ही देश के प्रधानमंत्री थे। चीन का प्रवक्ता से भी ज्यादा चीन का तारीफ आज नेता प्रतिपक्ष ने इस सदन में किया। भारत के संसद में चीन का गुणगान इतना गाया मैं तो आज तक जिंदगी में सुना नहीं है। और दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष उसी पार्टी से आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं 1959 में और 1962 में जितना जमीन हमारा देश का जमीन, चाहे वो लद्दाख हो चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, कहीं भी हो, 1959 और 1962 में जितना जमीन चीन ने कब्जा किया है उसके लिए श्रीमान राहुल गांधी माफी मांगना चाहिए। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में जवाब देंगे, तो क्या मोदी लगाएंगे मास्टर स्ट्रोक? ये जानने के लिए जरूर देखिए आज आवाज अड्डा शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएमसी ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बार का बजट कुल 74,366 करोड़ रुपए का है, जो पिछली बार से 14.19% ज्यादा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस बजट को सामान्य नागरिक का बजट बताया है। टैक्स में बढ़ोतरी, करवाड़, दरवाड़, कोई भी भुर्दंड, कोई भी शुल्क बढ़ाने का काम नहीं करते हुए ये बजट जो है सर्वसामान्य नागरिक के लिए लोकाभिमुख है। 74,427 करोड़ का ये बजट है और ये बजट 9,000 करोड़ से ज्यादा है। पिछले बजट से 14.19% ये बढ़ोतरी है। ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छे साइन है। तो बीएमसी के बजट में क्या खास है जानते हैं विवेक गुप्ता से। तो विवेक बताएं, जिस तरह से हमने सुना कि बजट में पिछले साल के मुकाबले इजाफा किया गया है, अगर की एरियाज की बात की जाए तो क्या प्रायोरिटी रहेगी बीएमसी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए दीपाली, इस बार बीएमसी का बजट है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये अब तक का बीएमसी का सबसे बड़ा बजट और सबसे ज़्यादा रकम देखिए बजट में पेश की गई है। 74,000 करोड़ से ज़्यादा की जो बजट है वो पेश किया गया था। लगभग 15% ये अप है पिछले साल की तरह। पिछले साल 65,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था और जिस तरह से पिछले 3 सालों से कमिश्नर ही बजट पेश कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर अभी नहीं, क्योंकि चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए कमिश्नर को बजट पेश करना पड़ रहा है। और सब
सबसे जो राहत बड़ी बात है, जो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि इस बजट में आम जनता के लिए पूरा बजट रहेगा। इसमें किसी भी तरीके की टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है, किसी भी तरीके की फीस में बढ़ोतरी नहीं की गई है और साथ ही साथ किसी भी तरीके की पेनल्टी में बढ़ोतरी नहीं की गई है। और जो मेन फोकस है वो इस बार सैनिटेशन, एजुकेशन और हेल्थ, ये 3 चीज पर मेन फोकस किया गया है बीएमसी ने। और खास बात यह है कि इस बार बीएसटी पे भी बीएमसी ने खासा ध्यान दिया है। 1000 करोड़ का बजट से बीएसटी के लिए रखा गया है। आपको बताना चाहेंगे कि बीएसटी में जो बसेस होती हैं उनका रखरखाव, पब्लिक के लिए सहायता और आने वाले समय में और भी ज़्यादा बसेस इन्वॉल्व होना, साथ ही साथ जो बीएसटी की इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे भी सुधारने की कोशिश की जा रही है। इसलिए बीएसटी के लिए अलग से 1000 करोड़ का बजट रखा गया है। पूरे बजट में फोकस किया गया कि डेवलपमेंट और टूरिज्म को महाराष्ट्र में मुंबई में किस तरह से बढ़ाया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे यूनिक पॉइंट पूरे बजट में दिखी दीपाली की लंदन आई की तरह मुंबई में भी मुंबई आई बनाने का ये प्रपोजल है जो बीएमसी बनाएगी। और बताया जा रहा है कि जो लंदन आई में कैप्सूल होते हैं जिसमें 15 से 20 लोग एक साथ बैठते हैं और तो पूरा जो कैप्सूल घूमता है और पूरा व्यू दिखता है, उसी की तर्ज पर एक मुंबई आई भी बनाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि उसमें भी लंदन आई की तर्ज पर कैप्सूल बनाए जाएंगे, उसमें लोग अंदर से जा सकते हैं, पूरे मुंबई को देख सकते हैं। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये एक यूनिक पॉइंट इसमें रखा गया है कि मुंबई आई भी मुंबई में बनेगी। साथ ही साथ जो मोबिलिटी है और फिर साथ ही साथ जो वॉक करने वाले जो लोग हैं, खासकर जो मुंबई में बड़ी तादाद में जो लोग स्टेशन से जो मेन रोड है या फिर रेलवे स्टेशन, लोकल स्टेशन से बाहर जाते हैं, वॉक करने के लिए उनके अलग से फुटपाथ बनाया जाए, एक सेफ फुटपाथ बनाया जाए, उस पर भी अच्छा खासा बजट दिया गया है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी बीएमसी ने बजट पेश किए हैं, क्योंकि जिस तरीके से साइबर क्राइम मुंबई में बढ़ रहे हैं उसको लेकर अब बाकायदा जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें बाकायदा साइबर सिक्योरिटी के लिए बताया जाएगा कि बच्चों को लोग जो है वो किस तरीके से साइबर क्राइम से बचे जा सकते हैं। बिल्कुल विवेक, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि जो बीएमसी के बजट की बात करें तो टूरिज्म, एजुकेशन, सैनिटेशन के साथ साथ मुंबई के कायाकल्प करने की तैयारी की जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। 12 से 14 फरवरी के बीच प्रधानमंत्री अमेरिका जा सकते हैं और 13 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी हो सकती है। दरअसल फ्रांस में हो रहे एआई सम्मेलन में प्रधानमंत्री हिस्सा लेने पहुंचेंगे, जिसके बाद वे अमेरिका जा सकते हैं। हालांकि अमेरिका दौरे की आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। आज वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे है। कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं और कैसे कैंसर को किया जा सकता है कंट्रोल, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।